बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, इसी तरह आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। अब स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स कैसे पॉसिबल है? द स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स। अब स्केलेटन जो है ये टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है किसका? एनिमल बॉडीज का, which provides protection। अब इसका क्या काम है? इसने प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन। अब फ्रेमवर्क हमने कहा कि स्केलेटन फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसने क्या करना है कि बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देनी है, शेप और उसके साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब स्केलेटन क्या है? टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है, लेकिन इसने एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स को क्या करना है? प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ये जो कंपोज होता है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी कंपोज हो सकता है, और उसके साथ साथ ये दोनों से भी हो सकता है, यानी इनऑर्गेनिक से भी हो सकता है, ऑर्गेनिक से भी हो सकता है, लेकिन दोनों यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी कंपोज्ड हो सकता है। कौन? स्केलेटन। इन प्रोटोजोआ इट इज सेक्रेटेड बाय ए सिंगल सेल। अब प्रोटोजोआ के जरिए के अंदर क्या है? ये सिंगल सेल एनिमल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इन प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल यानी सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। उनके अंदर ये सेक्रेट होता है एक सिंगल सेल से, whereas in multicellular animals it is composed of specialized cell। अब यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर जानदार के अंदर ये सक्रीट होगा सिंगल सेल के अंदर, लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड सेल से कंपोज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है और उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर जानदारों में भी पाया जाता है। क्या? स्केलेटन। अब देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर थ्री मेन टाइप्स हैं किसकी? स्केलेटन की। फर्स्ट वन है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, सेकंड वन है एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड वन है एंडोस्केलेटन। हम इन तीनों को ब्रीफली स्टेप वाइज यानी सीक्वेंस के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या है? इन एनिमल्स दैट लेक ए हार्ड स्केलेटन, ए फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इन एनिमल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जिन एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा उनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होगा, बल्कि एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, उसी को सिलोम कहेंगे। ये किसके साथ फिल होगी? फ्लूइड के साथ। कैन एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब यही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम एक्ट करेगी किसके तौर पर? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब यकीन में अगर ये देखेंगे किस में पाया जाएगा कि ये सी एनिमोन में पाया देखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। देखें, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये जो अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ने प्रोवाइड करना सपोर्ट और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। किसको? कंट्रैक्शन ऑफ मसल को। सो दैट मोटेलिटी रिजल्ट, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? मोटेलिटी रिजल्ट होगा। अब इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ने प्रोवाइड करनी है सपोर्ट और उसके साथ साथ मजाहमत करनी है किसकी? ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। रेजिस्टेंस मजाहमत करनी है ताकि टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स को मजाहमत करनी है, और उसके साथ साथ इनका जब मसल्स की कंट्रैक्शन में इन्होंने मजाहमत करनी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मोटेलिटी रिजल्ट होगा। अब मोटेलिटी क्या 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 है? ये मूवमेंट होती है, ठीक है। स्विमिंग मूवमेंट होगी वाटर के अंदर, ठीक। अब ये स्विमिंग मूवमेंट वाटर के अंदर जो होगी उसको कहेंगे मोटेलिटी रिजल्ट्स। यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ने प्रोवाइड करनी सपोर्ट और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन। और रेजिस्टेंस किसको करनी है? रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की कंट्रैक्शन में मजाहमत पैदा करनी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मोटेलिटी रिजल्ट्स होगा। अब ये मोटेलिटी स्विमिंग मूवमेंट इन वाटर उसको कहेंगे मोटेलिटी रिजल्ट। अब ये किसके अंदर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन नाइडेरियन। नाइडेरियन का हमने फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये डाइप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है।
अब डायप्लोब्लास्टिक ये एनिमल्स हैं और उसके साथ साथ एनिलिड्स, ठीक है, इनके अंदर ट्रू स्लोम्स पाई जाती है एंड अदर सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट। अब ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नाइडेरियन एनिलिड्स और उसके साथ साथ सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये और किस तरह पॉसिबल है। ये सी एनिमोन इसकी एग्जांपल है। अब ये सी एनिमोन नाइडेरियन के अंदर आता है, डायप्लोब्लास्टिक है, एपिडर्मस होगी और उसके साथ साथ एंडोडर्मस होगी, इनके अंदर एक्टोडर्मस नहीं होगी। देखें, द सी एनिमोन हैज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब सी एनिमोन के अंदर का क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा। अब ये देखें, इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटेकल्स। अब इनकी बॉडी जो क्या है फिल्ड होगी किसके साथ, सी वाटर के साथ, समुद्री पानी के साथ, जिसकी वजह से इनकी बॉडी एक्सटेंड भी होगी, बॉडी और टेंटेकल्स दोनों क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। The sea anemone closes its mouth and constricts its muscles. अब इन्होंने सी एनिमोन ने जब अपना माउथ को क्लोज कर लेना है तो उसकी वजह से इसके मसल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, महदूद हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट इट्स मसल फाइबर दैट आर अरेंज इन सर्कल अराउंड इट बॉडी। अब सी एनिमोन ने अपना माउथ जब क्लोज कर लेना है तो इसके जो मसल फाइबर होंगे वो महदूद हो जाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये बॉडी के अराउंड क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। द कंट्रैक्शन ऑफ दीज सर्कुलर मसल्स पुट्स प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द बॉडी कैविटी। अब इस कंट्रैक्शन, जब ये जो कंट्रैक्शन होगी इन सर्कुलर मसल्स की जो बॉडी के अराउंड अरेंज हुए हैं, उन्होंने प्रेशर पुट करना है किसके ऊपर, ऑन द लिक्विड, ठीक है, इन बॉडी कैविटी एंड दैट प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखिए, हमने कहा कि इसने माउथ क्लोज कर लिया, माउथ क्लोज करने के बाद, ठीक है, अब इसके जो मसल फाइबर हैं ये अरेंज होंगे हैं अराउंड इट्स बॉडी। अब जब मसल फाइबर जो कंट्रैक्शन अराउंड इट्स बॉडी, सर्कुलर मसल जो है वो अराउंड होंगे, उनका कंट्रैक्शन प्रेशर होगा किसके ऊपर, बॉडी कैविटी के ऊपर। जब बॉडी कैविटी के ऊपर प्रेशर लगेगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो क्या है कि सडनली बाहर आएगा। जब वो सडनली बाहर आएगा तो इसकी वजह से इसकी अपराइट स्ट्रेचर, यानी ये ऊपर की तरफ ये इसका कद बढ़ेगा, इस तरह इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। ये दिखाएगी है सी एनिमोन। हमने कहा कि ये सी एनिमोन है। अब ये इसका माउथ है, ठीक है, इस माउथ के नीचे इसकी कैविटी होगी। जब इसकी कैविटी फिल हो जाती है, ठीक है, इसने माउथ क्लोज कर लेना है। माउथ क्लोज करने के बाद ये इसके टेंटेकल्स हैं, यानी मसल्स टेंटेकल्स हैं, और उसके साथ साथ इसके मसल फाइबर क्या हो जाते हैं, इसके बॉडी के अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल अरेंज हो जाते हैं। जब जब बॉडी के अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल अरेंज हो जाएंगे, इनका माउथ बंद हो चुका, तो यही मसल्स फोर्स लगाएंगे किसकी, इसकी कैविटी के ऊपर। जब कैविटी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वाटर इधर से सडनली बाहर की तरफ आएगा, तो तब जाके इसकी अपराइट स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर इनकी मूवमेंट होगी। तो अचानक से ये एक सडनली क्या ऊपर की तरफ आएंगे, इसी तरह ऊपर की तरफ आते जाते हैं तो इनकी मूवमेंट होती जाती है, ठीक है। ये था सी एनिमोन। अब अगर हम सी एनिमोन के बाद बात करें कि जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है वो अर्थवर्म के अंदर अगर हम देखें, इन अर्थवर्म द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन consist of fluid filled compartments separated by septa। अब अर्थवर्म के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वो मुश्तमिल होता है फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट, यानी इसकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट होंगे, वो कंपार्टमेंट सेपरेट होंगे किसके जरिए, सेप्टा के जरिए, यानी अर्थवर्म की बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सेप्टा होती है, ठीक है। अब वही सेप्टा के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा, लेकिन वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किसकी फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट फ्लूइड फिल्ड होंगे। अब कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स काजेस कंपार्टमेंट्स टू इलोंगेट। अब जब कंट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल्स की, इसके अंदर सर्कुलर यानी अर्थवर्म के अंदर सर्कुलर मसल्स भी होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगे। अब जब कंट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर मसल्स, ठीक है, तो उसका सबब क्या बनेगा कि ये जो अर्थवर्म है इसके कंपार्टमेंट्स क्या है, एलोंगेट हो जाएंगे, यानी आगे की तरफ चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जब कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे तो वो ये क्या करेगा कि इसके साइज को शॉर्टन कर देगा। देखें, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स कासेस कंपार्टमेंट्स टू एलोंगेट। अब इस जब कंट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल्स की, उसकी वजह से क्या होंगे, कंपार्टमेंट क्या हो जाएंगे, एलोंगेट होंगे।
लेकिन कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कंट्रैक्शन होगी तो उसका सबब क्या बनेगा, जो कंपार्टमेंट है वो क्या है, शॉर्टन हो जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर मसल से कंपार्टमेंट एलोंगेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कंट्रैक्शन से जो कंपार्टमेंट है वो क्या है, शॉर्टन हो जाएंगे, यानी उनका साइज कम हो जाएगा। अब देखें, अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ longitudinal and contraction move the earthworm through the soil। अब ये जो elongation एंड कंट्रैक्शन की वजह से अल्टरनेटिव वेव्स प्रोड्यूस हो रही है अर्थवर्म के अंदर, इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, किसके में, अर्थवर्म के अंदर, किसके साथ साथ, सॉइल के साथ, एडेड बाय पेयर्स सिटाई इन ईच सेगमेंट। अब इनके हर सेगमेंट के अंदर सिट्टा मौजूद होते हैं। ये सिट्टा क्या है, हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जब मूवमेंट तब होती है जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन ऑफ मसल्स होगी। अब इस कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन ऑफ मसल्स की वजह से अल्टरनेटिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है, तब जाके अल्टरनेटिंग वेव से ये क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। कौन, अर्थवर्म। अब ये दिखाया गया है अर्थवर्म। ठीक है, ये अर्थवर्म दिखाया गया है, इसके नीचे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसको सिटाई कहेंगे। इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी है और उसके साथ साथ सर्कुलर मसल्स भी हैं। अब अगर हम बात करें, सर्कुलर मसल अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज, इसके जो जो कंपार्टमेंट है उनका साइज बढ़ जाएगा। अगर उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बात करें तो इनके कंपार्टमेंट का, ठीक है, इनके सेगमेंट का, इसके अंदर ये देखें सेगमेंट नजर आ रहे हैं, इसका साइज शॉर्ट हो जाएगा। अब इलोंगेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से इसकी मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऐसे होगी कि इनके अंदर क्या है, वेव प्रोड्यूस होगी, अल्टरनेटिंग वेव्स प्रोड्यूस होगी। ये इस अल्टरनेटिंग वेव्स की वजह से ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, तब फॉरवर्ड करेंगे जब सिटाई हेल्प करेंगे, ताकि वो सिटा क्या है, जमीन के साथ अटैच होते होते इनको नेक्स्ट फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है एक्सोस्केलेटन। पीछे हमने डिस्कस कर लिया सी एनेमोन और उसके साथ साथ अर्थवर्म के अंदर क्या, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सो मीन होता है आउटसाइड, स्केलेटन क्या है कि फ्रेमवर्क है। अब आउटसाइड फ्रेमवर्क को हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। देखें, एन एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड, ठीक है, हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग जो हार्ड है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या है, इंटरनल मसल्स अटैच हैं। एक आउटर कवरिंग जो हार्ड है, ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसमें क्या है, इंटरनल मसल्स अटैच हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग। याद रखें, एक्सोस्केलेटन क्या होगा, इनर्ट होगा, यानी इसके ऊपर किसी का असर नहीं होगा, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग होगा। ठीक है, डेड होगा। इट इज सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। अब ये किससे सेक्रेटेड हो रहा है, एक्टोडर्म से। सबसे ऊपर होती है एपिडर्म, फिर उसके नीचे एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म के नीचे एंडोडर्म होता है। लेकिन याद रखें, एक्सोस्केलेटन किससे सेक्रेट होगा, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से सेक्रेट होगा किन में, एनिमल्स सेल्स में। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। अब ये कंपोज होता है 2 लेयर से, वो देख लेते हैं। अब द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द प्रोक्यूटिकल एंड इज कॉल्ड देखें, द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल एंड इज कॉल्ड द प्रोक्यूटिकल। अब देखें, जो एक्सोस्केलेटन क्या एपिक्यूटिकल के नीचे पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रोक्यूटिकल। याद रखें, बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी बात कर रहे हैं बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन, अगर वो पाया जाएगा एपिक्यूटिकल के नीचे तो उसको क्या कहेंगे, प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर एक्सोक्यूटिकल एंड इनर लेयर एंडोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल्स की 2 लेयर्स हैं, आउटर और इनर। आउटर लेयर को एक्सोक्यूटिकल कहेंगे, लेकिन इस प्रोक्यूटिकल की इनर लेयर को क्या कहेंगे, एंडोक्यूटिकल। द प्रोक्यूटिकल, अब ये जो प्रोक्यूटिकल है ये कंपोज्ड किससे होता है, देखें, द प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन से होगा, और उसके साथ साथ टफ होगा, ठीक है, सख्त होगा, लेदरी होगा, लेदर लाइक होगा, पॉलीसेकेराइड्स एंड सीवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। इन तमाम से, यानी काइटिन, ये प्रोक्यूटिकल काइटिन होगा, टफ होगा, लेदरी होगा, और उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड एंड सीवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन से ये क्या है, कंपोज्ड होगा। इट इज फर्दर हार्डन्ड बाय स्क्लेरोटाइजेशन।
एंड अब ये जो फर्दर इसको मजीद सख्त किया जाएगा स्क्लेरोटाइजेशन से। स्क्लेरोटाइजेशन का लफ्ज यानी स्क्लेरिटिन से लिया गया है, स्क्लेरिटिन। अब ये स्क्लेरिटिन क्या करता है कि टिश्यूज को हार्ड करता है, ठीक है। ये मटेरियल क्या करता है, टिश्यूज को यानी हार्ड करने में हेल्प करता है। ये स्टिफ और हार्ड करेगा टिश्यूज को, ये केमिकल्स है। ये केमिकल क्या है, स्टिफ और हार्ड करेगा टिश्यूज को। देखें, इट इज फर्दर हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन एंड सम टाइम बाय इम्प्रेगनेशन विच विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ बाज़ औक़ात ये एक्सोस्केलेटन जो होगा ये स्क्लेरोटाइजेशन से हार्ड होगा, और समटाइम्स ये किससे होता है, इम्प्रेगनेटेड होता है, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट और सेक्युलराइजेशन ये दोनों क्या करते हैं, इस एक्सोस्केलेटन को हार्ड होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सख्त होने में और उसके साथ साथ स्टिफ होने में ये हेल्प करेंगे। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एक्सोस्केलेटन इज द शेल ऑफ मोलस्का। अब हम अगर बात करें मोलस्का की, उसका शेल जो होगा ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसकी, एक्सोस्केलेटन की। आपने मोलस्का रेत में देखे होंगे कि एक सख्त लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, सिपियां सी निकलती हैं, उसमें मोलस्का होते हैं, उसे मोलस्का कहते हैं, ठीक है, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन और टू पीसेस। अब इसके क्या है, मोलस्का के वन और टू पीसेस होते हैं, वन भी हो सकता है और उसके साथ साथ टू पीसेस भी होते हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, एक्सोस्केलेटन की। सम मरीन बाइवॉल्विया एंड स्नेल हैव शेल composed of crystals of calcium carbonate। अब इनका मरीन बाइवाल्विया एंड स्लेट, इनका जो शेल होगा यानी एक्सोस्केलेटन है वो किसके साथ कंपोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के साथ। द शेल ऑफ लैंड स्नेल, अब ये था मरीन स्नेल। अब अगर हम बात करें लैंड स्नेल की, द शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लैक्स द हार्ड मिनरल्स एंड आर मच लाइटर। अब इसके अंदर हार्ड मिनरल्स नहीं होंगे, जो शेल होगा लैंड स्नेल का वो हार्ड, उसकी हार्ड कंपोजिशन नहीं होगी, यानी उसमें हार्ड मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा। मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रोस। अब मोलस्का का जो शेल है इसी तरह ग्रो करता है जिस तरह क्या है एनिमल का शेल ग्रो करता है, ठीक है। देखिए एनिमल्स का एक्सोस्केलेटन ग्रो कर रहा है। देखिए मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो, जिस तरह एनिमल ग्रो करते हैं इसी तरह मोलस्कन शेल ग्रो करता है। एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपीयरेंस ऑन द शेल, लेकिन इसके शेल के ऊपर ग्रोथ रिंग्स क्या है, अपीयर होता है। किसके शेल के ऊपर, मोलस्का के शेल के ऊपर। मोलस्का का शेल उसी तरह ग्रो करेगा जिस तरह एनिमल ग्रो करते हैं, लेकिन इसके शेल के ऊपर क्या होगा, ग्रोथ रिंग्स क्या है, अपीयर होगा। The soft part of the molluscan body have a hydrostatic skeleton as well। लेकिन अगर याद रखें कि मोलस्कन बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होंगे वो क्या रखते होंगे, वो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वो क्या होंगे, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ही होंगे, ठीक है। अब इसका हमने मोलस्का की बात की है, मोलस्का का जो हार्ड पार्ट होगा वो एक्सोस्केलेटन को शो करेगा, लेकिन इसका सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या रखते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। The most complex exoskeleton is found among the arthropods। अब अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स के अंदर मोस्ट कम्प्लेक्स क्या होगा, एक्सोस्केलेटन होगा। वो क्या क्यों होगा, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी होगी और उसके साथ साथ अडाप्टेशन होगी। वो देख लेते हैं। द आर्थ्रोपोड्स हैव मेड a variety of adaptations to allow them to live and grow within their exoskeleton। अब इस आर्थ्रोपोड्स की क्या है कि इन्होंने वैरायटी ऑफ अडाप्टेशन बनाई है ताकि कि वो रहें, ठीक है, परमिशन दें रहने की, किसके अंदर, ग्रो विद इन देयर एक्सोस्केलेटन। वो अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर ही रहते हैं। वो अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी अडाप्टेशन बना ली है ताकि वो एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते हुए क्या सर्वाइव करें। देखें, द इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म फिल्म रिजेस एंड बॉर्ड्स फॉर मसल अटैचमेंट। अब इन्वेजिनेशन होगी एक्सोस्केलेटन की, जिसकी वजह से फिल्म रिजेस एंड बॉर्म बनेंगे फॉर मसल अटैचमेंट। ये रिजेस एंड बॉर्ड्स क्यों बनेंगे, ताकि मसल अटैचमेंट हो। अब जो एक्सोस्केलेटन की इन्वेजिनेशन होता है कि अंदर की तरफ दंसना होता है एक्सोस्केलेटन का, जिसकी वजह से रिजेस एंड बॉर्म बनेंगे। अब ये रिजिड एंड बार क्यों बन रहे हैं, ताकि मसल अटैचमेंट हो। देखिए, एंड अदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। अब
जो दूसरी मॉडिफिकेशन है एक्सोस्केलेटन की, इसने क्या फॉर्म कर दिया है, जॉइंट्स फॉर्म कर दिए कि इनके यानी इनके एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या होंगे, जॉइंट्स होंगे। ठीक है, द एक्सोस्केलेटन आर थिन। अब ये जो हमने बात की है कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर, अब इनका जो एक्सोस्केलेटन उसमें जॉइंट्स भी आ चुके हैं और उसके साथ साथ ये थिन होगा, सॉफ्ट होगा एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट। या अब ये थिन होगा, सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन किस पर, जॉइंट्स के ऊपर। कॉन्सिक्वेंटली जॉइंट मूव वेरी इजीली। इसका नतीजा यही होगा कि ये जॉइंट्स क्या है, मूव कर जाएंगे, इजीली मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब अब हम अगर ये थी तमाम अडाप्टेशन किसके अंदर, आर्थ्रोपोड के। ठीक है, अब उसके साथ साथ अदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इंक्लूड सेंसरी रिसेप्टर्स। अब देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर तमाम अडाप्टेशन आई है और उसके साथ कम्प्लेक्सिटी आई है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें और मॉडिफिकेशन क्या आ सकती हैं, देख। अदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इंक्लूड सेंसरी रिसेप्टर्स। अब इनके अंदर क्या होंगे कि इनके एक्सोस्केलेटन के अंदर इंक्लूड होंगे सेंसरी रिसेप्टर। उनको क्या कहेंगे, सेंसिला। ये देखें, सेंसिला दिखाया गया है, ये सेंसरी रिसेप्टर है, यानी सेंस करता है। दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स। ये किसकी फॉर्म के अंदर है, ब्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर है। एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन दैट परमिट्स गैसियस एक्सचेंज। ये क्या है, और उसके साथ साथ जब मॉडिफिकेशन होगी एक्सोस्केलेटन की, वो क्या करेंगे, परमिट्स करेंगे, यानी परमिशन देंगे गैसियस एक्सचेंज में। अब हमने ये तमाम मॉडिफिकेशन देख ली हैं, उन मॉडिफिकेशन की वजह से हमें ये कहा गया है कि इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी आई है। लेकिन लास्ट वन जो मॉडिफिकेशन वो है, ये है कि ये ब्रिस्टल्स, यानी इनके अंदर सेंसिला आ चुके हैं। ये सेंसिला किसकी फॉर्म में है, ब्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके साथ साथ अगर इनकी बॉडी, इनकी एक्सोस्केलेटन के अंदर चेंज आए, मॉडिफिकेशन आए, तो उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होती है। The exoskeleton in arthropod protect the animal against their enemies। अब ये जो exoskeleton arthropods के अंदर बना है और उसके साथ साथ तमाम मॉडिफिकेशन आई हैं, ये क्यों आई है, ताकि ये प्रोटेक्ट करें किधर से, अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड रफ इन्वायरमेंट। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ये प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से और उसके साथ साथ रफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आई है तो उसका असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सोस्केलेटन की वजह से जो आर्थ्रोपोड्स के ऊपर है। इट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग। और उसके साथ साथ ये ड्राई होने से भी क्या है, इन ड्राई होने से भी इन आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह को क्या बचाता है। however it has one disadvantage and that is animal cannot grow later। अब ये तमाम, ये दोनों इसके थे क्या एडवांटेज, यानी इसने क्या करना है, एनिमीज से भी बचाना है एक्सोस्केलेटन ने, और इस एक्सोस्केलेटन ने इन आर्थ्रोपोड में एनिमीज से बचाना है और एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कोई भी अंदर चेंजिंग होगी उसका इफेक्ट नहीं होगा, और उसके साथ साथ इसने ड्राई होने से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इस एक्सोस्केलेटन का डिसएडवांटेज भी है कि ये आर्थ्रोपोड्स, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, क्या है, ये क्या जल्दी से ये ग्रो नहीं कर पाते, यानी इनको ग्रो होने के लिए काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये किसके अंदर होते हैं, शेल के अंदर। अब ecdysis are molting. The animal therefore needs to shed its exoskeleton periodically and replace it with one of the larger size। अब ये देखें, वो एनिमल, ऐसे एनिमल जो अपना नीड्स टू शेड इट्स एक्सोस्केलेटन, यानी इनका एक्सोस्केलेटन शेड हो जाता है, इनका एक्सोस्केलेटन उतर जाता है क्या, मखसूस टाइम के साथ, और यही जो एक्सोस्केलेटन रिप्लेस होगा तो उसके बाद क्या है, लार्जर क्या है, लार्जर साइज एक्सोस्केलेटन आएगा। ऐसे एनिमल जिनका एक्सोस्केलेटन उतर जाता है, रिमूव हो जाता है किसी मखसूस टाइम के बाद, दोबारा नया एक्सोस्केलेटन बनता है, इसको क्या कहेंगे, एक्टाइसिस या मोल्टिंग। अब देखें, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टाइसिस और मोल्टिंग। अब एक्टाइसिस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब ये जो एक्सोस्केलेटन उतरता है, एक्टाइसिस कितनी स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। देखें, सबसे पहले एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स बिगिन डाइजेस्टिंग द ओल्ड एंडोक्यूटिकल। हमने अगर हम बात करेंगे कि हाइपोडर्मल ग्लैंड से एंजाइम सिक्रीट होगा, इसने क्या करना है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, किसको, एंडोक्यूटिकल को।
ठीक है। इसने किसको स्टार्ट कर देना है, एंडोक्यूटिकल। हमने कहा था कि प्रोक्यूटिकल की अपर लेयर को क्या, अपर लेयर होती है और लोअर लेयर होती है। प्रोक्यूटिकल की लोअर लेयर को हमने क्या कहा था, एंडोक्यूटिकल, और अपर लेयर को क्या कहा था, एक्सोक्यूटिकल। अब इस एंजाइम ने इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, एंडोक्यूटिकल को। दिस डाइजेशन सेपरेट्स हाइपोडर्मस एंड द एक्सोस्केलेटन। अब ये जो एंडोक्यूटिकल होगी, ये जो डाइजेशन होगी, ये सेपरेट हो जाएगी किससे, हाइपोडर्मस और उसके साथ साथ के एंड द एक्सोस्केलेटन। यही ये एक्सोस्केलेटन से एंडोक्यूटिकल क्या है, सेपरेट हो जाएगी। द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म। अब ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन हो जाएगा, सेकंड वन स्टेप के अंदर ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट हो चुका है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अंदर पोर बन चुके हैं। द digestion of endocuticle is followed by the secretion of new procuticle and epicuticle। अब जब एंडोक्यूटिकल की क्या है कि डाइजेशन हो चुकी है, सेपरेट हो चुका है, तो उसके नीचे क्या है, न्यू सेक्रेशन आ जाएगी। वो न्यू सेक्रेशन किसकी होगी, प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल, ठीक है। वो क्या होगी, प्रोक्यूटिकल और उसके साथ साथ एपिक्यूटिकल किसके नीचे आ जाएगी, एंडोक्यूटिकल्स के नीचे नई लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, नया एक्सोस्केलेटन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो न्यू एक्सोस्केलेटन बनना स्टार्ट हुआ था, ये प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल, ये हार्ड हो जाएगा किसकी डेपोजिशन के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अब ये किसके साथ हार्ड हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस द आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल। अब जब ये हार्ड प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में जो आर्थ्रोपोड होंगे वल्नरेबल होंगे, यानी इनके ऊपर इजीली कोई भी एनिमी अटैक कर सकता है। यानी वल्नरेबल वो होता है जिसके ऊपर इजीली अटैक हो जाए किसी भी एनिमी का या एनवायरमेंट चेंजेस का, ठीक है। द आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल टू द आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स एंड रिमेन हिडन। अब देखें, जब ये जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें आर्थ्रोपोड वल्नरेबल हो गए किस से, प्रेडेटर, यानी इसका इनके ऊपर प्रेडेटर का इजीली अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिमेन रहते हैं हिडन, हिडन फॉर्म के अंदर ये रहेंगे क्या, ये आर्थ्रोपोड, ताकि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड हो जाए, तब जाके ये शो होते हैं। All these changes are controlled by the nervous system and the hormone ecdysone। अब ये तमाम चेंजेस हैं जो कंट्रोल होती है किसके जरिए, नर्वस सिस्टम और उसके साथ साथ एक्डाइसोन हार्मोन है। ये तमाम जो हमने बातें की हैं, ये एपिक्यूटिकल है, ठीक है, ये एपिक्यूटिकल दिखाया है, ये प्रोक्यूटिकल है। अब न्यू एपिक्यूटिकल ये दिखाई गई है, न्यू एपिक्यूटिकल। अब हाइपोडर्मस, ये हाइपोडर्मस ग्लैंड ने एंजाइम को सेक्रेट करना है। ये एंजाइम क्या करेंगे कि जो सबसे एंडोक्यूटिकल है, ये जो ऊपर वाली है, ये ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन है, उसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, ये जो एंडोक्यूटिकल है, ये क्या सेपरेट हो जाएगी। तो वो सेपरेट होने के साथ साथ नीचे से न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ये देखिए मोल्टिंग, ये नीचे से क्या हो निकल आई है, ये देखिए न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल्स नीचे से आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी नया एक्सोस्केलेटन बनना स्टार्ट हो चुका है। ये हाइपोडर्मस ग्लैंड इसी तरह। अब ये देखिए शेड एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। अब ये भी क्या है, जब ये भी खत्म हो जाती है एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, तो इसके नीचे और क्या है, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल बन जाती है, यानी न्यू एक्सोस्केलेटन बनता है। वही एक्सोस्केलेटन हार्डन होता है किसके जरिए, कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए। देखिए सेक्रेटरी पोर्ट्स फॉर न्यू एपिक्यूटिकल, ठीक है। ये न्यू एपिक्यूटिकल के ऊपर क्या है, सेक्रेटरी पोर्स बन चुके हैं। देखें, ये दिखाया गया है टोटली जो हमने बात की है कि ये एपिक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल और उसके साथ साथ ये प्रोक्यूटिकल है, ठीक है। अब न्यू एपिक्यूटिकल हाइपोडर्मस, ये न्यू एपिक्यूटिकल और हाइपोडर्मस है। अगर हम सी के अंदर बात करें कि ये दिखाया गया है कि मोल्टिंग जेल है, न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ये देखिए न्यू एपिक्यूटिकल बना है और प्रोक्यूटिकल बना है हाइपोडर्मस से, ठीक है। यानी एंडोक्यूटिकल सेपरेट हो चुकी है, एंजाइम ने उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, तो उसकी वजह से न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ये देखिए न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। अब अगर हम बात करें ई के अंदर,
ई के अंदर पोर्स बने हैं, किसके अंदर, एंडोक्यूटिकल्स के अंदर, ठीक है। जब एंडोक्यूटिकल्स के पोर बन चुके हैं तो नीचे से क्या बना है, प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। देखिए शेड एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, अब अगर ये भी ओल्ड हो जाते हैं तो ये भी शेड हो जाते हैं। इस तरह ये नहीं, नीचे से एक्सोस्केलेटन बनता रहता है, ऊपर से क्या है कि वो शेड होता रहता है। ये तमाम प्रोसेस क्या है एक्टाइसोन का। लेकिन इस प्रोसेस को हम अगर बात करेंगे कि एक हार्मोन और उसके साथ साथ एक डाइसोन हार्मोन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद